जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। धरती जकी गोद में जन्म्या वीर जवान, धरती जकी गोद में जन्म्या वीर जवान, माटी में सन्या रहा पर दिल में बस्यो ईमान। साच धर्म और फर्ज जकी बनी पहचान, साच धर्म और फर्ज जकी बनी पहचान, ऐसी माटी रो मान है म्हारो राजस्थान। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। कई बात कही। और देखो अशी चौकी चौकी बातें कह दिया करे ना, जदी तो एक दिन आका नाम से भी जानी जावली तवारीख, और आंखो नाम है हमारी प्यारी छोट की जीजी शिखा पारीख। आम्हारो भाइयों है इकी मैं उतारूं नजर, और नाम है इको अजहर। हाँ, तो आज हमारी नजर तो से उतार ही लिया है ना। लेकिन देखो मैं एक बात बता देता ना, जीवन जो है ना, जीवन को एक सार होया करे, और भी सार से कुछ पंक्तियां मैं भी चुरा कर ले आया आज है ना। तो देखो आज मैं चुरा ली तो कह ही दे भाया, मैं कह दूँ तो देखो किया करे है ना कि धीर धर्यासु धरती जीते, पीड़ हर्यासु आसमान। धीर धर्यासु धरती जीते, पीड़ हर्यासु आसमान। और जो फिर दिल जीतनो है कोई को, तो बन जाओ सच्चा इंसान। क्योंकि यह सच्चाई है जो बना देवे है एक साधारण मनुष्य ने भी महान। और फिर जीजी कहना तो बने ही है ना, जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। भाया बात तो चौकी चौकी कर ली तू, चुराई के तू मन से कही, मन तो लागे है तू जो भी बोले है ना आपने मन से ही बोले हैं। पर अति बड़ी बड़ी बातें के बाद में मैंने आप ही बताई दे कि आज का कुण है आपरा मेहमान। देखो मेहमान जो है ना, बांसु तो मुलाकात में कराऊंगा था कि, लेकिन बीसू पहले देखो मैं तो हमेशा क्या करूँ ना कि वहाँ को जीवन, वहाँ की जबानी जाना, बीस से पहले वहाँ के जीवन से जुड़ी कुछ झलकियाँ देख लें आप। और झलकियाँ देखा पाचे देखो बहुत कुछ था ना अंदाज हो जाओ लोग। क्योंकि महान एक कहावत कही गई है कि एक जो तस्वीर होती है वह 1000 शब्दों से ज़्यादा प्रभावी होती है। तो आओ थोड़ा सा प्रभाव आपा भी देख लिया, और वहाँ का जीवन से जुड़ी कुछ झलकियाँ देख लिया। आओ नजर डाला। तो देखो मैं थाने कह रही हूँ ना कि ज्ञान और प्रेम की यहाँ लागे जहाँ कोई पावन गंगा है। तो देख लिया बोला हाथ में सजोड़ो अयो एक तिरंगा है। तो देखो तिरंगा की बात आप भी करा। और बाका किरदार के बारे में क्यों तो काई क्यों, बस 4 लाइना के वो चाहूँ बैठे। और वो काई कि यदि अगर किंतु परंतु और काश में नहीं रहते, कि यदि अगर मगर किंतु परंतु और काश में नहीं रहते, जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं कर गुजर जाते हैं, वो बहानों की तलाश में नहीं रहते। जी हाँ, एक ऐसे व्यक्ति, या यूं कहूँ कि एक ऐसे व्यक्तित्व का आज हम करने वाले हैं स्वागत, जिनके जीवन का ध्येय, जिनके जीवन का उद्देश्य सेवा और सिमरन है। और इसी सेवा और सिमरन को अपना ध्येय मानते हुए अपनी पुलिस जॉब को इस बाखूबी तरीके से वो करते हैं कि पिछली बार जब वो आए थे हमारे साथ तो आईजीपी यानी कि पुलिस महानिरीक्षक थे, लेकिन आज जब उनसे मुलाकात होती है तो वो हो चुके हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जिनका नाम है रुपिंदर सिंह साहब। रुपिंदर सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। और सर चेहरे का वो तेज, वो मुस्कुराहट, और वो कहते हैं ना कि दूरदर्शन का वही मंच जो आपको वापस उसी प्यार से मोहब्बत से बुलाता है। और मुझे सर एक जानकारी और आपके बारे में हासिल हुई है। लुधियाना में आप जन्म आपका हुआ, मॉडल टाउन में आपकी वो परवरिश हुई, आंखों में जो बड़े बड़े ख्वाब देखे वहीं से वो ख्वाब संजोना शुरू किया। 1999 में आप आईपीएस चुने गए, और इस बीच में बहुत सारी शरारतें हैं, वो भी उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके बाद में जब राजस्थान का जो साथ रहा वो ऐसा रहा कि दिल में जो है राजस्थान बस गया है, और राजस्थानी भी बस गई है। तो सर इसमें कितनी सच्चाई है, आप इनकी ज़ुबानी जानना चाहिए। इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि राजस्थानी इनकी ज़ुबान से कैसी लगती है। तो सर अलबेलो राजस्थान का एक मंच है, क्या कहना चाहेंगे? शिखा जी और अजहर, पहले तो आप रो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अलबेलो राजस्थान रे दर्शकां री बहुत सी
राम राम। आपने बहुत अच्छे अच्छे शब्द यहाँ हमारे लिए कहे, सो मुँह नहीं जानता कि मैं इस काबिल हूँ कि नहीं, पर आपने जो कहा है तो पुरानी कुछ यादें ज़रूर ताज़ा करेंगे। और मुझे यहाँ आके बड़ा घर सा महसूस हो रहा है कि मैं 5 साल बाद शायद आया हूँगा या इधर। सो कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ हम जो परदेसी लोग हैं हमको जो अपनापन मिलता है दूसरे जगह। अब तो हम 25-26 साल से राजस्थानी हो गए और अलग अलग जगह पूरे राजस्थान में भ्रमण कर लिया, सरकारी नौकरी के तरह से और ड्यूटी की तरह से भी। तो पूरा राजस्थान तो अपना हो गया, राजस्थानी भी बस गई, बट वो सारा मिक्स हो गया कई कई जगह पे। जी सर। चूँकि मैं किसी एक जगह बहुत लंबा नहीं रहा, सो राजस्थान के चारों कोने और कुछ एक देर में बाहर रहा डेपुटेशन पे, सो मिक्स करके। और पंजाब से मैं वैसे खुद हूँ, सो मुझे लेकिन कागजों में मैं राजस्थानी हूँ। बिल्कुल सर। कागजों में मैं शिखा जी, राजस्थानी। एक बात मैं देखो ये मौका पे कहना भी चाहूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जब हम देखते हैं राजस्थान जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, और पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो पंजाबियों के लिए कहा जाता है कि लिव लाइफ किंग साइज, है ना। और आपके व्यक्तित्व की बात करूँ तो मुझे लगता है कि दोनों को ही आप पूरी तरह से न्याय आप करते हैं दोनों के साथ ही। कि वो कहते हैं ना कि तेरा कमाल तू जाने, मुझे तो सब कमाल लगता है। इस बात पे यकीन करना, या फिर जब भी आप कुछ सीखते हैं, जब भी कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो आप ही की शायद ज़बानी मैंने जाना भी था और शायद उसे एक शेर में पिरो कर कहूँ तो ये कहना बड़ा ज़रूरी होगा कि शागिर्द का आमिल होना, उस्ताद का कामिल होना और रब की मर्ज़ी का शामिल होना, यही बनाता है रुपिंदर सिंह साहब के उस किरदार को। तो सर सबसे पहले आपको बचपन के उन गलियारों में लिए चलते हैं, क्योंकि आपकी जॉब, आपकी जो पुलिस सर्विस है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहेंगे मॉडल टाउन, वो एक छोटा सा सरदार लड़का जो अपने आप को असरदार साबित करना चाहता रहा हमेशा से, और छोटे छोटे आँखों में बड़े बड़े ख्वाब और उन्हें साकार करने के लिए अथक प्रयास। वो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ कर गुजर जाने वाले कर गुजर जाते हैं, बहानों की तलाश में नहीं रहते, और उसके बाद की कहानी तो अपने आप में बड़ी कमाल है। तो सर सबसे पहले वो जानना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी जो टॉप आपने किया वहाँ तक की कहानी सबसे पहले आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए मेरा जन्म, मेरा लालन पालन सब लुधियाना में हुआ जी। मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से आता हूँ, बिज़नेस फैमिली से। मेरे पिताजी ने जो बिज़नेस करते थे वो मैंने अपनी आंखों से देखा उसको कि बड़ी तस्वीर भी मुझे दिखाई पड़ हाँ, रही है। ये मेरे स्कूल टाइम की तस्वीर है, कोई 5th या 6th क्लास की है। अरे वाह। मैं उसको क्यों स्कूल का नाम से मुझे याद है, मैं एग्जैक्ट क्लास तो मे बी 6th क्लास शायद। लुधियाना। हाँ लुधियाना, वो लिखा हुआ है लुधियाना जी फोटो में। सो माता पिता ने सिखाया पढ़ाई में मन लग, पढ़ाई में नहीं, मतलब उन्होंने सिखाया भी सिंसेरिटी से सारा कुछ करना है, जो कुछ हो ईमानदारी से। मम्मी ज़रूर बहुत ध्यान रखते थे पढ़ाई का, और बाकी जो स्कूल होता है वो बहुत अहम रोल निभाता है बच्चे के शिक्षा में, उसमें तो टीचर्स भी भगवान की दया से अच्छे मिले। और 10th क्लास तक आते आते मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गया था। तो फिर कॉलेज आ गया उसके बाद, और कॉलेज में मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उन्होंने मतलब मुझे ये रियलाइज़ कराया टीचर्स ने कि तू एक ऐसा कैंडिडेट है जो अगर मेहनत करे तो तू बिल्कुल टॉप पे रहेगा, और ये जो तू इधर उधर खेल कूद में जाता है या स्टेज एक्टिविटीज़ में जाता है, इसमें थोड़ा समय कम लगाया कर। मैं स्टेज एक्टिविटीज़ में जाता था, कल्चरल प्रोग्राम्स में, उसमें। सो एक वक्त ऐसा आया कि मेरे टीचर्स ने नाराज़ होकर मुझसे कह दिया कि तेरे को 2 चीज़ में से एक चीज़ चुननी पड़ेगी, या तो स्टेज या पढ़ाई। क्योंकि मैं टीचर को नाराज़ नहीं करना चाहता था, तो मैंने उनको कह दिया मैं पढ़ाई चुनूँगा। और उसके बाद मैंने स्टेज पे जाना लगभग 2 साल के लिए छोड़ दिया। और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, मैं तो मतलब मुझे नहीं पता, उन्होंने बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर कहा था मेरे से। मेरे मन में थोड़ी सी उनके प्रति गलत फीलिंग भी आई, भी इनको पढ़ाइयों से ही लेना देना भी। मैं उधर, क्योंकि स्टेज में क्या होता है, आप परफॉर्म करते हो तुरंत मेडल मिलता है आपको,
और आप लेके आते हो, या 2-4 दिन का यूथ फेस्टिवल होता है, आप परफॉर्म करते हो, तीसरे या चौथे दिन लेके आ जाते हो। तो मुझे बड़ा फील होता जब मेरा ही दोस्त जो मेरे साथ स्टेज पे रहते थे वो करते थे, और वो मेडल ला रहे थे, ट्रॉफीज़ ला रहे थे, उनसे पिछले सालों में मैं भी लाता था। तो आपको फील होता है कि आप उससे मरहूम हो रहे हैं उस चीज़ से। तो मेरे मन में कुछ देर आया, पर मैंने मन को समझाया कि चलो यार, अब सर से वादा किया है। फिर मैं यूनिवर्सिटी में टॉप किया और मुझे गोल्ड मेडल मिला। वाह, एमएससी। यस, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जो कि बड़ी नामी यूनिवर्सिटी है पंजाब की। और जिस दिन मुझे मेडल मिला, वो प्रोफेसर साहब मेरे साथ है। वो उसमें क्या होता है, जो टॉप मेडलिस्ट होते हैं उनको यूनिवर्सिटी बुला के दिया जाता है। मैं तो लुधियाना में पढ़ता था जी। तो वो प्रोफेसर साहब मेरे साथ गए वहाँ पे। तो जब मुझे मेडल मिला, वो कहते कि हम तेरे को ये मेडल लेके देना चाहते हैं, इसलिए तेरे हमने वो मेडल मेडल का वजन काफी सारे मेडल से बहुत ज्यादा। क्या बात इन है। मेडल्स का, इस मेडल का जो तेरे को अब रिटर्न जिंदगी में आएगा ना, वो दूसरे मेडल नहीं ला सकते थे। तो उस दिन फिर मैंने उनके पाँव छू के माफ़ी मांगी। मैंने कहा सर, मैं थोड़ी देर गलत सोचा था आपके बारे में, मुझे नहीं पता था कि आप तो इतनी दूर सोच रहे। तो जो कोच होता है, जो टीचर होता है, जो माली होता है, उसको पता होता है कि पौधा किस तरह सींचा जाए तो किधर जाएगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होता है। सो उस दिन से मैंने सोचा नहीं यार, अपनी लाइफ में ये ज़रूर रखना है भी, जो आपका गुरु है ना, किसी भी फॉर्म में है, उसका कहना ज़रूर मानना है। वाह 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 सर, ये यूँ कहूँ कि छोटे मंचों से महरूमियत जो रही वो उस समय थोड़ी खली ज़रूर, लेकिन जब वो बड़े मंच पे वो गोल्ड मेडल मिलना और यूनिवर्सिटी टॉप कर जाना, शायद वो सारे दर्द मिटा देने वाली बात रही। और इसी को लेकर एक शेर याद आता है सर, वो कहते भी है ना कि अपनी सिफत में, अपने किरदार में, अपनी हर एक बात में रखना, अपनी सिफत में, अपने किरदार में, अपनी हर एक बात में रखना। कामयाबी देना उसका काम है, तुम बस कोशिश अपने हाथ में रखना। ये कोशिश जो आपने अपने हाथ में रखी, उसके बाद जो कामयाबी मिली। अच्छा, एक बार मैं फिर से अपने तमाम दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, आज की जो हमारी खास बातचीत अलबेलो राजस्थान की इस अलबेली कड़ी में चल रही है, वो चल रही है एडीजीपी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रिजन रुपिंदर सिंह साहब से। रुपिंदर सर, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, जीवन की जो शुरुआत हुई वहाँ एक वो कहते हैं कोच की सोच को लेकर एक वो कहते हैं कि पटल जो है वो बड़ा बन गया था। इसके बाद आगे का सफ़र कैसे तय किया, आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। क्योंकि मैं बिज़नेस फैमिली से था और मेरे घर वालों को या जो रिश्तेदार थे, दोस्त मित्र थे, सबको एक तरह से भरोसा ही था कि इसने बिज़नेस ही संभालना है अपना घर का। और मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना बिज़नेस संभालता भी था। मतलब पढ़ाई भी, क्योंकि लोकल उसी शहर में पढ़ते थे, आधा दिन पढ़ लेते थे और आधा दिन अपने बिज़नेस में फादर के साथ मेहनत करते थे। तो और मैं लगातार स्कूल टाइम से लेके कॉलेज तक जितना मेरे से समय बन पाया, मेरे फादर ने बहुत मुझे प्यार से रखा, उन्होंने कभी मजबूर नहीं किया मुझे। उन्होंने कहा जितना समय तेरे से निकल सकता उतना ही निकालना। जैसे परीक्षा के दिनों में मैं नहीं जाता था बिज़नेस पे, और या यदा कदा मेरे फादर साहब को बाहर जाना पड़ता आउट स्टेशन, उन दिनों में ज़्यादा टाइम दे देता था। तो जो एक फैमिली में होता ना, मिलजुल के काम करते हैं। मेरे बड़े भाई साहब भी उसी उसमें थे, बिज़नेस में। तो जब वो यूनिवर्सिटी टॉप करके क्या हुआ कि वो मेरे पे ठप्पा लग गया कि ये तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। जी। तो उसकी खुशी तो सबको थी, घर वालों को भी थी, दोस्तों मित्रों को भी थी। और कुछ मेरे दोस्त मित्र तो इस बात की शान लगाया करते हैं कि हमारा दोस्त जो है ये गोल्ड मेडलिस्ट है। मेरी हाँ, उन दिनों में थोड़ी सी वो पहचान ऐसे बन गई भी, मेरा नाम छोटा हो गया, वो मेडल बड़ा हो गया। जी। कि जब वो मिलाए मेरे से कि ये जी हमारा दोस्त गोल्ड मेडलिस्ट है, तो मैं कहूँ मेरा नाम किधर है? नाम तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो नाम होता है। तो उन दिनों की बात है, जिन दिनों कुछ आप उपलब्धि करते हैं तो लोग उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। सो उसके साथ ही फिर ये ऐसा हुआ कुछ कि मैं और पढ़ना चाहता था या पढ़ाना चाहता था। तो मैंने फिर सिविल सर्विसेज का मन बना लिया। उससे फिर थोड़ी जो इमीडिएट सर्कल था, मेरे बिजनेस सर्कल में मेरे फादर के जो जानकार थे, वो कहे कि यार तेरा बेटा बिगड़ जाएगा, तू इसको काम में डाल। तो मेरे डैडी कहें कि वो तंग नहीं करता है, कुछ ख़राब भी नहीं करता है और
पढ़ाई के साथ साथ अपने काम में हाथ बटाता है, तो एक मुझे याद है एक व्यक्ति ने आइडिया था मेरे डैडी को कि इसको तू अलग काम खोल के दे दे, अड्डा बना दे, ये वहाँ बैठे सारा दिन, तो ये अपने आप छूट जाएगा। तो डैडी ने पूछा मेरे से, तो मैंने कहा नहीं डैडी ऐसा तो कोई मन नहीं है, अपन ऐसे ही ठीक है जैसे चल रहा है, और किसी का कोई घर में मन था भी नहीं। तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैं उसी शहर में उसी घर में रह रहा था और आधा दिन में अटेंड भी करता था और वक्त आने पे पूरा दिन भी कर लेता था मैं। तो फिर मैंने वहीं रह के अपनी तैयारी शुरू करी। लोकल उसी शहर में मैंने एक लोकल कॉलेज में पढ़ाने का काम शुरू किया। मुझे पंजाब सरकार की नौकरी मिल गई। वाह। हाँ, और जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था उसी में मैं प्रोफेसर बन गया। वाह, ये कितना अच्छा अनुभव होता है कि जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं वहीं आप बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं। हाँ, इसका एक लाइटर साइड भी है इस चीज़ का कि मजाक जोक भी है साथ में। जी। कॉलेज में क्या होता था कि जो पार्किंग होती थी, साइकिल स्टैंड जिसको बोलते हैं, उसमें स्टूडेंट्स एक तरफ पार्किंग करते थे और एक शेड प्रोफेसर्स के लिए रिजर्व था, उसमें प्रोफेसर्स करेंगे। तो मेरी जब पोस्टिंग हो गई वहाँ पे, तो मैं स्कूटर पे जाता था उस समय। तो मैंने स्कूटर जाके उधर पार किया, तो साइकिल स्टैंड वाला मेरे को डांट कहता, ओए इधर नहीं उधर। तो मैंने कहा नहीं इधर। तो बोले तू, उसका मतलब स्टूडेंट है, क्योंकि उससे पिछले साल तक तो मैं उधर ही पार्किंग कर रहा था। बिल्कुल। और वो मेरे को जानता था जी। तो मैंने कहा मैं यहाँ का प्रोफेसर हूँ। तो कहता लड्डू तो खिलाए नहीं तो प्रोफेसर के तो वो भी है कि उसने डांट लगा के बड़े अथॉरिटी से कहा भी उधर प्रोफेसरों वाले पार्किंग में कैसे तू लेके जा रहा है, तू तो स्टूडेंट है, इधर चल। उसको पता नहीं था कि मैं वहाँ ज्वाइन कर लिया हूँ। तो बड़ा अच्छा सुखद अनुभव भी रहा और उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान भी रहा। मैं अपनी जो पर डे 2 या 3 क्लासेस होती थी उसमें तो पढ़ाता और बाकी टाइम मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता। वाह। और मैं कभी स्टाफ रूम में बैठ के ना तो मैंने चाय पी किसी के साथ, ना समोसे खाए, ना गप्पे लगाई, कुछ नहीं। और बहुत बड़ा फ़ायदा था, वो मेरे ही टीचर्स थे डिपार्टमेंट वाले जिन्होंने मुझे पढ़ाया था और वो जानते थे कि मैं पढ़, उन्होंने मेरे को सिवाय मेरी अपनी क्लास के कोई जिम्मेदारी नहीं दी। वाह, पूरा सहयोग रहा। हाँ, वो रादर उन्हीं का ही था कि तू सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जा। मैं डरता था उस समय। मैं कहता था कि नहीं ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम मतलब मेरे बस का नहीं है, मतलब अपन तो छोटे लेवल के हैं। तो उनका कहना था कि नहीं कि तू इधर जा। और फिर योग से ऐसा हुआ मैं SSB एग्ज़ाम में चला गया, जो डिफेंस का एग्ज़ाम होता है जी। तो वहाँ मैं पास हो गया। वाह। वहाँ ऑल इंडिया के कोई 62 या 63 लड़के आए थे। भोपाल की बात है, SSB भोपाल। और उनमें से 2 सिलेक्ट हुए, उसमें से एक मैं था। 62-63 लोगों में से सिर्फ 2 लोग सिलेक्ट हुए, उनमें से एक आप थे। वाह। यस। और मतलब फाइनल सिलेक्शन हुआ, मुझे कमीशन मिला इंडियन नेवी का। हाँ, मैं कमीशन होल्डर हूँ। वाह। तो पर मैंने ज्वाइन नहीं किया जी। और लेकिन उस पास होने ने मुझे बहुत बड़ी हिम्मत बंधा दी कि वो मेरे प्रोफेसर कहते देख तू कर सकता है। वो मैं नौकरी में रहते ही गया, मैं ऐसे ही, और किसी मन से फॉर्म नहीं भरा था, मैं तो देखा मैं एलिजिबल था। और एक होता सोच समझ के आप चूज़ करते कि मेरे को इस नौकरी में जाना, ऐसे नहीं मैंने किया था। जब ऐसा नहीं था और आपका सिलेक्शन भी हो गया तो फिर आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? सच्ची बताऊं तो मुझे पता ही नहीं था कमीशन क्या होता है। उस समय की बात है। और दूसरी बात ये थी कि मेरा मन तो था ही नहीं। मैं तो और उस समय की बात है, ये 90s की बात है, मिड 90s की। और जिस स्तर के परिवार से मैं आता था वह बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। किसी फॉर्म में ये लिखा हो कि आपको आने जाने का खर्चा दिया जाएगा और वहाँ रखा जाएगा। जी जी जी। तो मैं मन में सोचा मेरा कुछ लगना ही नहीं है सिवाय उतने दिन की छुट्टी के, जितने दिन मेरे को, मुझे तत्समय कोई 8 या 9 दिन लगे थे। उतनी मैंने छुट्टी ली अपने कॉलेज से और मैं चला गया। और मुझे याद है अच्छे से, मेरे घर वालों ने पूछा भी तू नेवी में क्यों जाना चाहता है? मैं कहा मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो एग्ज़ाम देखना चाहता हूँ। उस समय लड़के बोला करते कि SSB बहुत मुश्किल होता है। ये भी क्या खूब बात है, मैं तो एग्ज़ाम देखना चाहता हूँ। मतलब मैं सच बताऊँ, मुझे ना तो पता था ये नौकरी कैसी है, ना ही मुझे पता, मतलब मेरे को लगता है मैं जाना भी सच में नहीं चाहता था शायद, और मेरे को पता भी नहीं था। सर मुझे पता है क्या लगता है, क्या जी मन का ही लागे बता सर, आज पुलिस महकमे का एक वरिष्ठतम पद आपने हासिल किया है। शायद इस पद तक आने के लिए वो रास्ता, वो पथ था इस पद तक आने का। तो वाकई मुझे तो ये लगता है, कहा भी जाता है ना कि वो मकाम भी बड़ा हसीन होता है
जब हमें अपने इरादों पर यकीन होता है। और कई बार वो यकीन हमें खुद को नहीं होता, वो यकीन हमारे टीचर्स, हमारे शिक्षक, हमारे गुरु हमारे अंदर पैदा करते हैं। तो सर बात तो वही है ना कि तासीर वो पैदा कर तू अपने अंदर कि तेरी मौजों से रश्क खा जाए खुद समंदर। फिलहाल सर इस समुद्र की गहराई की बातचीत आपसे और करेंगे, लेकिन आज की ये मुलाकात बड़ी ख़ास है, तो आज भी कुछ ख़ास बात भी है। तो आज की क्या क्या ख़ास बातें हैं थोड़ा सा उन पर नज़र डाल देते हैं, फिर वापस बातचीत आपसे करते हैं। तो आइए आज की ख़ास बात। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से 4 जून 1994 को सम्मानित किया गया। देखिए आज की ये 4 जून से जुड़ा इतिहास है। 1997 पूर्णतः भारत निर्मित उपग्रह इनसेट 2D को फ्रेंच गुयाना के कोरो से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, वो भी आज ही के दिन। आज ही के दिन की बात है। और एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब, वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग, या यूं कहूं कि एक लेजेंड सिंगर, प्लेबैक सिंगर, जिनका जन्म भी 4 जून 1946 को हुआ था। हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन का जन्म भी 4 जून 1936 को ही हुआ था भाई। और नूतन को बंदिनी, सुजाता, अनाड़ी सहित अनेक फिल्मों में उनकी सदाबहार अदाकारी के लिए जाना जाता है। मॉरिशस में हिंदी कथा साहित्य के सम्राट अभिमन्यु अनंत का निधन भी 4 जून 2018 को हुआ था। और हिंदी और मराठी फिल्मों की भारतीय अभिनेत्री सुलभा देशपांडे का निधन भी 4 जून 2016 को हुआ था। इन्हें भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। आयुर्वेद औषधियों के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध अंचत लक्ष्मीपति का निधन भी 4 जून 1962 को हुआ था। तो ये सर आज से जुड़ा कुछ इतिहास, कुछ लोगों का आ जाना, कुछ लोगों का चला जाना, या यूँ कहें जो ये संसार का नियम है उसे लगातार इम्प्लीमेंट करना, उसे फॉलो करते रहना। सर ऐसा एक नियम आज हम भी फॉलो कर रहे हैं। अलबेलो राजस्थान की इस अलबेली कड़ी में मुलाकात कर रहे हैं एडीजीपी रुपिंदर सिंह साहब से। रुपिंदर सर आपसे जानना चाहूँगा उसके बाद पुलिस महकमे में कैसे आप आए, क्योंकि अब तक की कहानी तो ऐसी लग रही है जैसे कोई हम एक सिनेमा हम देख रहे हैं जहां अभी तक कुछ तय नहीं है, लेकिन लगातार जो है वो ऊपर वाले की नवाजिश की बारिश लगातार है, लेकिन अभी तक लक्ष्य केंद्रित नहीं हो पाया। तो पुलिस महकमे में कैसे आना हुआ सर आपका फिर? सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कैंडिडेट को कहीं पता नहीं रहता कि मेरा क्या रैंक आएगा और मैं कहाँ पहुँचूँगा। और एक बहुत बड़ा फैक्टर दूसरा होता है, मान लीजिए इस साल जो रैंक आया है उस पे जो सर्विस मिली, ये ज़रूरी नहीं कि अगले साल उसी रैंक पे वही सर्विस मिले। कारण क्या है कि उतनी वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। और ख़ासकर जिस साल में मेरा सिलेक्शन हुआ उसी साल में ये जो रिटायरमेंट एज 58 से बढ़ा के 60 कर दी गई थी। उसका नतीजा क्या निकला कि ओवरऑल पोस्ट कम हो गई। हर साल जो 600-700 वैकेंसीज बनती थी उस साल में वो आधी रह गई। कारण क्या, वो लोग जो रिटायर करने थे वो हुए नहीं और अगले 2 साल नहीं होने थे, तो पद रिक्त नहीं हो पाए। पद जो है कम हो गए। बट वो मैं इन चीज़ों को तो बहाना मानता हूँ। बेसिकली किस्मत ने कहीं और लेके जाना होता है आपको, और वो ले ही जाती है। आप जितनी मर्जी कोशिशें करो, हाँ अगर कोशिश आपकी उसके अनुकूल रहती है तो आप सहजे ही पहुंच जाते हैं, कम दुख सहते हैं। और अगर आपका जो जैसे कहते हैं ना कि टू सेल विद द करंट, जब नदी जिस ओर बह रही है अगर उस ओर आप तैरना चाहते हो तो आपका कम जोर लगता है। और अगर आप अगेंस्ट करंट स्विमिंग करते हो तो जोर ज़्यादा लगता है, पहुँच तो फिर भी जाते हो। सो आई थिंक वो वाला था। मुझे नहीं पता था कि मैं किस सर्विस में आऊँगा, और सिविल सर्विसेज का नाम जो है हमारे देश में आईएएस के नाम से जोड़ा जाता है। बिल्कुल। बाकी इस एग्ज़ाम के अंडर में कोई 25 से 30 नौकरियां हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और उसको हम लिस्टिंग करते हैं कि मैं किस क्रम में इसको करूँगा। सो उसके तहत मुझे जब ये नौकरी मिली, एक बड़ा विचित्र किस्सा है। जब वो ऑफ़र आई, लेटर आई घर पे भी आईपीएस, तो स्वाभाविक था मैं बहुत खुश था और मेरा रैंक भी अच्छा था, ऑल इंडिया 62 रैंक था मेरा। तो मेरी मदर नाराज़ हो गई। मैं क्या, मम्मी तो जी सर की नौकरी लाया तू, पुलिस वाली नौकरी, पुलिस वाले तो अच्छे नहीं होंगे। सो मैं क्या, मम्मी ये नौकरी दूसरी है, वो पुलिस। आम आदमी का वास्ता किससे पड़ता है, जो सड़क पे पुलिसमैन खड़ा रहता है जी। और लेकिन इसके साथ ही ये चीज़ यहाँ जानने वाली है कि परिवार का कितना बड़ा रोल होता है आपको बैलेंस रखने में और आपको दिशा देने में। तो ये बातें चल रही थी, और तो
जैसे 1-2 दिन बाद चली, उनको मैंने समझा, बाकी किसी ने नहीं कहा। मेरी मम्मी को बहुत था कि तू सही नौकरी में नहीं जा रहा है। तो क्योंकि आमतौर पे समाज में क्या होता है कि पुलिस वालों की ज़बान गंदी होती है, पुलिस वालों की देर रात तक नौकरियां चलती हैं और क्रिमिनल से वास्ता पड़ता है। ये एक आम पिक्चर है जो इन चीज़ों को नहीं जानता है अंदरूनी तौर पर जी। तो फिर मैं उनको अपने शहर के एसएसपी से मिलाने ले गया। ही वॉज वेरी काइंड। भी उनको मिल के उन्होंने समझाया कि नहीं आंटी, ये तो बड़ी मेरे जैसी नौकरी में जा रहा है, ये देखो मेरा दफ्तर देखो, ऐसा देखो। तो खैर वो सांत्वना मिली उनको कि नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे से फिर वादा लिया। और मैं समझता हूँ हर माँ को अपने बच्चों से ये वादा लेना चाहिए। उस समय मेरे को नहीं पता था, हम तो खुश थे कि हमको सिविल सर्विसेज में हम पास हो गए, जो कि उस समय क्या आज भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तू किसी का अहित नहीं करेगा। तो जैसे होता है ना वो शादी में 7 फेरे होते हैं, वो 7 बंधन के वादे होते हैं। जी जी जी। ऐसे मेरी माँ ने मुझसे वो वादे लिए। फिर तो गलत काम नहीं करेगा, तो रिश्वत का पैसा नहीं घर पे लाएगा। एक ये बड़ी हमारे देश सोसाइटी में मान्यता है कि जो पुलिस वाले होते हैं रिश्वत खाते हैं। तो फिर तो रिश्वत नहीं खाएगा, तो तंग नहीं करेगा लोगों को, ये नहीं करेगा, बहुत कुछ कहा उन्होंने। मैं हाँ हाँ करता गया सब में, और वो कहीं ना कहीं जैसे माँ की कही बातें फिर जहन में बैठ जाती हैं। जी। मुझे नहीं याद एग्जैक्ट शब्द तो भूल गए मुझे, पर मुझे उसका सार याद है। वाह वाह। आज भी मैं अब जब अपनी माँ के चरण छूता हूँ तो मुझे वो याद आती हैं चीज़ें। मुझे याद आया एक बड़ा विचित्र एपिसोड था। मैंने टीवी लिया अपने लिए। मैं जैसे घर लाया, मेरी वाइफ ने कहा कि ये देखो नया टीवी आप लाए हो, ये पहले आपने घर भेजते हैं। अरे वाह। तो पेरेंट्स को पहले पहुंचाना चाहिए। हाँ, वाह हाँ, वाह। मैं उदयपुर पोस्टेड था उस समय। हाँ हाँ हाँ। तो भी ये वाला टीवी ना, नया टीवी पहले घर भेजते हैं लुधियाना। मैं कहा ठीक है, तो हमने टीवी वहाँ भेज दिया। अब टीवी वहाँ भेज दिया तो वहाँ वो मेरे पीछे पड़ गए, भी बोल आया कहाँ से है ये। मेरे डैडी ने मेरी क्लास ले ली, तो मुझे मतलब उनको प्रूव करना पड़ा कि ये मेरे पैसों से लिया है। बैंक की पासबुक की, उस समय ये व्हाट्सएप तो होते नहीं थे। फिर अगले चक्कर जब मैं घर गया तो उनको बताया कि डैडी ये देखो। फिर मेरे डैडी ने बताया मुझे कि मुझे लोग आके कहते हैं कि अब तेरा बेटा IPS अफसर बन गया, तेरे घर में तो चहल पहल हो जाएगी, अब पैसा तो तेरा लगना ही नहीं, तेरे घर तो सारा सामान फ्री आना है। तो उनके वो सोच काम कर रही थी कि ये जो टीवी आया ये फ्री का आया है। तो बड़ी मुश्किल हुई मुझे उनको, और मैंने सच में वो टीवी अपनी सैलरी से किश्तों में लिया था उस समय। अरे वाह। मतलब जिससे लिया था उसने इतनी फेवर करी कि ठीक है साहब आप ले जाओ। वो फॉर्मल लोन नहीं था, जैसे मतलब 3 हिस्सों में पैसे दे देना। 15,000 का टीवी था तो आप 5-5 हज़ार के 3 महीने में दे देना। तो मैं ठीक है यार, 5,000 रुपये में, उस समय तनख्वाह भी कम थी, कुल मिला के 20-22 हज़ार रुपये मिलते थे उस टाइम पे। तो 5,000 रुपये देने तो मैंने भी मान लिया। तो 3 महीने में वो टीवी का पैसा पूरा हो गया। तो ये चीज़ें जो परिवार का है ना, ये वाला प्यार भी है इसमें, और इसमें एक दिशा भी है, ये बड़ा ज़रूरी है। ये हमारा पूरा परिवार है। मेरे पेरेंट्स सेंटर में बैठे हुए हैं, उनके लेफ्ट राइट में मेरे भैया और भाभी हैं, और मैं और मेरी वाइफ ऊपर खड़े हैं, और साथ में मेरी सिस्टर और मेरे जीजा जी हैं, और नीचे सारे परिवार के बच्चे बैठे हैं। तो सर मैं बड़ी जिम्मेदारी से माता जी को आज बहुत प्रणाम करना चाहूँगा उस सोच के लिए। वो कहते हैं सर, मुनव्वर राणा साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि चलती फिरती कोई जैसे मैंने दुआ देखी है, चलती फिरती जैसे मैंने कोई दुआ देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर मैंने माँ देखी है। तो ये हकीकत है सर, और माता जी के द्वारा दिए गए वो मूल्य जिनको आपने अपने किरदार में जिंदा रखा। यूं ही नहीं कहते कि पहली पाठशाला परिवार होता है और पहली अध्यापिका माँ होती है। माँ होती है। तो सर ADGP बनने तक का जो अब सफ़र है, अगर मैं आज इस पोस्ट की आपसे बात करूं, वर्ष 2024 जनवरी का वो महीना जब आपको पदोन्नत किया गया इस पद के लिए, और पदोन्नत भी ऐसी जगह किया गया, हमारा भारतीय संस्कार हमें सिखाते हैं, भारतीय सभ्यता सिखाती है, और कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए फिर उसे भूला नहीं कहते। या हम उस सभ्यता में यकीन रखते हैं जहाँ डाकू को भी वाल्मीकि हो जाना हम बहुत सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं। सर आप एक ऐसे ही महकमे के, ऐसे ही जो प्रिजन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ आप कार्यरत हैं, और बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और समाज के वो लोग जो आवेश में आके किसी वजह से वो कहते हैं पछताते, तो वो भी बड़ा होंगे। और मुझे गुरबाणी का एक वो याद आता है कि
सच सबरसूं सच पहचाने, तो वो सच को पहचानने की बात और ईश्वर की जो अलौकिक शक्ति है उससे रूबरू होने की बात, पछताने की बात, माफ़ी कबूल करने की बात, ये सब कुछ वहाँ चलती है। सर उन सब के बीच में एक नवाचार के रूप में आपके काम अपने आप में बहुत सारे बढ़ जाते हैं। सर कैसे इन कामों को आप परिभाषित करेंगे, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे। देखिए जो जेल विभाग है, कारागार कहते हैं हम इसको राजस्थान में, तो कारागार जो विभाग है इसका काम होता है, मैं ऐसी सर्विस में हूँ और ऐसी मेरी पोस्टिंग्स रही हैं जहाँ मैंने शुरू से अंत तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डील किया है। क्रिमिनल जस्टिस जिसको आपराधिक न्याय प्रणाली कहते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे कोई क्राइम होता है तो उसको कैसे डील होता है, क्राइम जिसके साथ होगा वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, पुलिस के पास, रिपोर्टिंग जिसको कहते हैं जी। पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन का छानबीन करेगी, वो अपनी फाइल बना के जो कोर्ट में भेजने का काम है वो प्रोसिक्यूशन के थ्रू होता है जी, और फिर उसको जुडिशरी उस पर ट्रायल करके अपना फैसला देती है और जेल उसको फिर रख के उसका जो उसका फैसला दे रखा है, अगर तो बरी कर दिया तो समाज में वापस चला जाता है, और अगर उसने बरी नहीं किया, सजा दे दी, तो जेल में आ जाता है। तो ये 4 हिस्से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी और जेल। सो मेरा काम नौकरी शुरू होती है पुलिस से और मैं आ गया हूँ जेल विभाग में। सो पूरा जम करके, और ये आखिरी पिलर है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। एक बड़ी जो सोचने वाली चीज़ ये है कि जेल के अंदर वो मिलेगा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फाइनल प्रोडक्ट होगा जी, क्योंकि इसमें से निकल के आ रहा है वो, ठीक है। और इस पे भी अपन बल्कि मैं चाहूँगा कि बात की जाए, क्योंकि जो आपने बात किया सच की, सच क्या है और सचयार क्या है। एक वर्ड है सच, एक है सचयार। सचयार है सच्चा आचरण, तो उसके हम बाद में बात करते हैं, पहले जेल विभाग की। सो जेल विभाग, जेल एक अपने आप में एक अलग छोटी सी दुनिया है। हर शहर की एक जेल मान लें हम, और उस जेल में कुछ एक चुनिंदा लोग हैं। वैसे भी जो अपराधी लोग हैं किसी भी समाज में थोड़े से ही होते हैं, बिल्कुल 2-4% से ज़्यादा नहीं होते हैं, और उनके लिए क्योंकि वो तंग करते हैं इसलिए उनको एक कानून के तहत एक प्रक्रिया से निकाल के अलग रख दिया है। और जो जेल विभाग के अफसर हैं, जो कार्मिक हैं, वो इनको संभालने का जिम्मा दे दिया है। एक जेल है वो एक ही समय पे स्कूल भी है, वो उसको पढ़ाई भी करानी है, डिसिप्लिन भी बना के रखना, हॉस्टल भी उसी के अंदर ही है, अस्पताल भी उसी के अंदर ही है, स्किल यूनिवर्सिटी भी उसके अंदर में है, फैक्ट्री भी उसके अंदर में है, सारा कुछ उसके अंदर में है। सो जो एक जेल का इंचार्ज है उसको एट द सेम टाइम ये सारे रोल निभाने हैं, और फिर उसके परिजन भी हैं, ज़्यादातर हम ही, हालांकि मुलाकात तो आएगी उसकी, वो गिनती के टाइम की मुलाकात आएगी जी, आधा घंटे की मुलाकात आ जाएगी, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 1 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। सो उसके जो इमीडिएट परिजन भी हम ही लोग हैं, उसको समझाने वाले भी हम लोग हैं, डांट डपट करने वाले भी हम लोग हैं, प्यार करने वाले भी हम लोग हैं, अपने त्यौहार भी हमारे साथ मनाएगा वो, सारा कुछ करेगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा, और हमको करने सारे ये काम अपने कानून के दायरे के अंदर है जी जी जी, ठीक है। सो उसमें जो सबसे बड़ा नवाचार जो चल रहा है, जो सफल हुए हैं, उसमें जो हमारे वर्तमान डीजी साहब हैं गोविंद गुप्ता साहब, उनके नेतृत्व में ये काम चल रहा है। तो उसमें उनका एक टाइम टेबल बनाया है, जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता है, अगर खुले छोड़ दो तो फिर वो लड़ेंगे भिड़ेंगे, कोई कुछ करे, तो टाइम टेबल जैसे सुबह शुरू होती है, वो अपने नित्य कर्म से फ्री होके खाना खा के फिर आते, उसमें एक्सरसाइज है, पीटी, योगा है, कुछ स्किल्स की क्लासें हैं, कुछ सीखना चाहता है कोई, फिर कुछ जिन लोगों के केसेस मुकदमे चल रहे हैं उनको अपनी कानूनी जानकारी लेनी होती है, उसके लिए एक स्लॉट है, उनके वकील भी आते हैं और वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। फिर जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, अंदर फैक्ट्री होती है जिलों में, वो उसमें काम, अपने काम पे दिहाड़ी पे चले जाते हैं, उनको क्योंकि बामशक्कत सज़ा अपनी पूरी करनी है, तो वो मशक्क़त का हिस्सा है जो दिहाड़ी है उनकी। सो वो काम करना है। ऐसे ही फिर दोपहर में थोड़ा टाइम रेस्ट का है, शाम का है, फिर खेल कूद का है। तो इस तरह करके जो उनको बेसिकली डिसिप्लिन में रखना और ये ध्यान रखना ताकि अब दोबारा कुछ ना ये करें अंदर, और
हो सके तो आगे के लिए तौबा करके जाएं कि हम दोबारा इस काम में नहीं पड़ेंगे। पश्चाताप भी हो सके एट द सेम टाइम, और आगे कभी रिपीट भी ना हो, दोनों ही बातों का ध्यान रखा जाता है। जी जी। देखिए, जैसा अभी आपने बताया कि एक टाइम टेबल भी होता है और हर तरह के लोग वहाँ पर होते हैं, कैदी के रूप में होते हैं। तो आपने बहुत सारे कैदियों को बहुत करीब से भी देखा होगा। कभी किसी कैदी में आपको ऐसी चीज़ सामने देखने को मिली हो जब एक अधिकारी तो ठहर गया हो लेकिन उसकी इंसानियत जाग गई हो? वाह, क्या बात है, ये तो वाकई बहुत मुश्किल और बहुत अच्छा सवाल यहाँ पूछा गया। ऐसे कई मौके आते हैं, क्योंकि मेरा लंबा करियर तो पुलिस में रहा है और जेल विभाग की जो पदस्थापन हो उसकी अवधि कम है, लेकिन हाँ ऐसे आए। एक केस था जिसमें जेल का एक केस था जिसमें एक परिवार ने मुझे अप्रोच किया कि हमारा व्यक्ति अंदर में है। एक लेडी थी, मतलब ओल्ड एज लेडी, 60s प्लस, एंड बच्चे थे बड़े बड़े, 25-30 साल के। तो उनके पापा अंदर थे, मतलब लेडी का हस्बैंड जो था। जी। और वो उनको में भी ज्ञान नहीं था, या वो पता नहीं किस भावना से मेरे पास है भी मेरे हस्बैंड को छुड़वाओ अंदर से, भी वो बेकसूर है। तो मैं सोचा भी, पहले मैंने उनको मतलब सोचा भी ठीक है, अभी ये क्यों कह रहे हैं। उन्होंने एक कागज़ चिट्ठी लेके आए, तो मैं पढ़ाओ। तो उनका कहना ये था कि साहब ये बेकसूर है इनको। जब मैंने कागज़ देखा तो उसका बैकग्राउंड, वो तो सज़ा हो चुकी थी उसको। तो मैंने कहा भाई ये तो अंडर ट्रायल भी नहीं है, भी मान लो मैं इनको सांत्वना देता, कोई बात नहीं जी, आपका केस अभी चल रहा है, तो वो कोर्ट से जब फैसला होगा तो बेकसूर साबित हो जाएंगे, तो आप तो अपनी चाराजोई अपने कोर्ट में करना वकील के थ्रू। तो और वो बार बार आ जाते मेरे पास, तो मैं बड़ा हैरान होता। फिर मैं एक दिन जेल के अंदर उस बंदे से जाके मिला, भाई तेरी कहानी है क्या? तो उसने बताया कि सर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी एक फैक्ट्री है और मैं खुद इंजीनियर हूँ। मैं फैक्ट्री चलाता हूँ अपनी, आज भी मेरी वर्कशॉप है। और मैंने तो एक एडवर्टाइजमेंट दिया अखबार में, मुझे एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत थी, तो मैंने एक रिसेप्शनिस्ट रख लिया। और उसने मुझे झूठे केस में फंसा के अंदर कर दिया, सज़ा और हो गई मेरे को। और ये केस, तो मैं कहा भाई विद ड्यू रिगार्ड्स, उसकी जो, क्योंकि उसके जो परिवार मिलने मेरे से आया था और जो उसका मेरे साथ इंटरेक्शन था, उनकी जो आँखों का, जो उसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, उसमें मुझे सच्चाई नज़र आ रही थी। अब मेरा ये चार्टर नहीं था उनके केस को मैं कुछ करूं, क्योंकि वो सजा होके आया है और उसका जो कानूनी तरीका तो अपील होती है। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उनको पता भी था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था। तो परिवार तो अपने इमोशनल के कारण मेरे पास आ गया था। और फिर मैंने उनको कहा कि भाई देख, तेरी मैं मदद इतनी सी कर सकता हूँ, जो तू कानूनी तरीके से इस जेल के अंदर तेरे को अगर कोई दिक्कत है वो मैं तेरी पूरी करा सकता हूँ। तो उसने कहा नहीं सर ऐसी कोई दिक्कत मुझे है भी नहीं, वो तो मेरे घर वाले परेशान रहते ही, उनका रहना स्वाभाविक है। तो वो ज़रूर मुझे काफ़ी, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसका जो हाव भाव थे, और जो उसके परिवार का मेरे साथ अलग मेरे ऑफिस में आके मिलना था, वो सारी बात कह रही थी भी कहीं ना कहीं, अब मैं केस की डिटेल्स में नहीं गया। बिल्कुल, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये भी सच है, जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि अपराधी एक इंसान से अपराधी तक कैसे पहुंचता है। और लेकिन ये भी सच है कि कानून तो साक्ष्य के हिसाब से ही काम करता है। अगर जुबान दी जाए जेल की दीवारों को, तो पता नहीं किस तरह से और कितनी कहानियां सामने आए। बिल्कुल, दोनों तरह की बातें हैं। ये वाले किस्से हम अलग कर दें जिनको गलत सजा हुई है। गलत मीन्स उनकी नज़र में गलत, उनकी बयानी गलत, अब कानून की नज़र में सही है। लेकिन बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जब व्यक्ति अपने आप से बैठता है तो बहुत कुछ उसको फील होता है, रियलाइज होता है। और जेल एक ऐसी, कहते हैं कि जेल में बहुत सारे लोग लेखक बन जाते हैं। जी, क्यों बनते हैं? क्योंकि समय मिलता है अपने साथ बैठने का। आई थिंक ये कारण है, जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं जिसमें फ्रीडम फाइटर्स की कुछ भी कहते हैं, जो जेल चला गया ना, पुरानी कहावत थी, जो जेल चला गया वो फिर महान नेता बन जाएगा, कुछ और। बेसिक क्या थी, उसको समय मिलता था अपने आप सोचने का और अपने आप कुछ लिखने का। जब मन के भाव पैदा होते हैं तो वो कलम के मार्फत फिर कहीं ना कहीं निकलने लगते हैं। ये तो क्या ऐसा क्या खूबसूरत बात है। बहुत अच्छी बात शिखा जी,
अभी कुछ दिन पहले ही पूर्व आईजी प्रसन्न खमेसरा सर वो इस मंच पे यहीं आप जहाँ बैठे यहीं बैठे थे और उन्होंने भी एक प्रयास किया कि जब वो अपने ड्यूटी के दौरान कि लोगों को या अपराधियों को कला से जोड़ा जाए। अगर कोई कलाकार हो जाएगा तो फिर वो अपराधी कभी नहीं रहेगा। इस आइडियोलॉजी में वो यकीन रखते थे। जब आपके नवाचार को हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमें ये देखने को मिलता है कि स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास और उसके साथ साथ किताब उन्हें आप मुहैया कराते हैं पढ़ने के लिए, जो कि कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन बावजूद उसके उसमें भी कुछ नवाचार आपने किए हैं। और मुझे तो पंक्ति याद आती है कि धन अर्जन धनवान बने, विद्या अर्जन विद्वान, और समय सो शिक्षक कोई ना जो देवे गहरो ज्ञान। तो समय जो सबसे गहरा ज्ञान देता है, और जहाँ वो जेल की काल कोठरी में ऐसा लगता है कि इसके बाद सिर्फ अंधेरा है, वहाँ आप जैसे लोग सामने आते हैं और उजाला बनकर उनकी जीवन को कुछ तब्दील करने का प्रयास करते हैं। सर वो नवाचार क्या क्या रहे उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जेल में काफ़ी नवाचार जो होते हैं सभी सरकारें इस ओर प्रयासरत रहती है। राजस्थान सरकार जो है वो काफ़ी अग्रणी है पूरे भारतवर्ष में। रादर मैं आपको बताऊं, एक और कॉन्सेप्ट होता है ओपन जेल। ओपन जेल वो बड़ा, राजस्थान उसमें इंडिया नहीं वर्ल्ड लीडर है बल्कि। वाह। हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरे इंडियन स्टेट्स को कहा है कि राजस्थान मॉडल को फॉलो करिए। वाह। ओपन जेल्स। ओपन जेल होती है जो व्यक्ति जो प्रिजनर है, सजायाब जो कॉन्विक्ट है, उसका 1/3 जब सज़ा पूरी हो जाती है जेल में और उसका रहन सहन कैरेक्टर अच्छा है, उस दौरान आचरण अच्छा है, यस जी, तो उसको ओपन जेल में अपने परिवार के साथ रह सकता है। वो नाम की जेल है हमारे अंडर में, वो हमारे डिपार्टमेंट की जेल है, वो पूरी निगरानी में है। निगरानी सुबह और शाम केवल उसको 2 टाइम हाजिरी देनी है हमको, और बाकी टाइम अपनी दिहाड़ी मजदूरी खुद कर सकता है ओपन समाज में, और अपने परिवार को साथ रख सकता है। और ये एक मिड अरेंजमेंट है, जैसे पूरा फ्री करने के पहले उसको ये पार्शल फ्री कर दिया गया है। वो सजा काउंट हो रही है उसकी, वो वाली मान लीजिए उसकी 20 साल की सजा है तो 6.5 साल 1/3 उसने जेल में डाल लिए, जेल में बिता दिए, और अब वो बाहर आ जाए इस जेल में, ओपन जेल में, ओपन जेल में, और यहाँ बाकी समय पूरा कर रहे हो, उसके बाद अपने घर जाए। वाह, तो ये तो राजस्थान अपने आप में, इसीलिए अलबेलो राजस्थान है और सर महान भी है इस सोच के साथ में। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आपने अपनी जो अभी वर्तमान में आप एडीजीपी प्रिजन की जो भूमिका निभा रहे हैं जेल विभाग में, जो आपके कार्मिक आपने अनुभव बताया वाकई में बहुत खूब हैं। सर इसके साथ साथ एक बात और जानना चाहूँगा मैं, एक दार्शनिक के रूप में भी कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को हम सब देखते हैं। सेवा और सिमरन जिसकी बात मैंने सबसे पहले की, और पिछली हमारी मुलाकात में भी वहाँ से मैं ये कम से कम आपसे लेकर उठा, तो सेवा सिमरन के साथ साथ आपने युवाओं को लगातार उनका उत्साह बढ़ाया है, लगातार प्रेरित किया है, और पुलिस विभाग में वो कैसे आए उसके लिए कई सेशंस भी आपने किए, उनको आपने बताया भी है कि आप कैसे आसानी से आ सकते हैं। सर इसके बारे में भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए 2 बातें ज़रूर मैं युवाओं से कहूँगा कि सबसे पहले पढ़ाई अपनी अच्छी करें। जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, आप आर्ट्स में कर सकते हैं, साइंस में, कॉमर्स में, मेडिसिन में, एनी फील्ड वट कुछ भी आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं और अच्छे से करिए। अच्छे से का मतलब है पढ़ाई मन लगा के करिए। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपने पढ़ाई करनी है वो ज़िंदगी में एक बार होनी है, बार बार नहीं होनी है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि चल ठीक है इस बार तो मैं ऐसा करता हूँ, आधे पचाधे मन से कर लेता हूँ, एवरेज मार्क्स ले आऊँगा, अगली बार मैं अच्छे से करूँगा, तो अगली बार पढ़ाई में नहीं आनी है। एक बात, हाँ सुधार हो सकता है। आपने अगर अपने सीनियर सेकेंडरी में अच्छी मेहनत नहीं करी है तो आप ग्रेजुएशन में अच्छी मेहनत कर सकते हैं, ग्रेजुएशन में अच्छी मेहनत नहीं करी तो पीजी में अच्छी मेहनत कर सकते हैं। इतना तो हो सकता है। एक बार वो समय निकल गया फिर हाथ नहीं आएगा। सो वन इज़ पढ़ाई और अच्छी पढ़ाई, और दूसरी है लियाकत। अब पढ़ाई के साथ लियाकत कैसे आती है? पढ़ाई के साथ लियाकत आती है, हो सकता है उसी पढ़ाई को आप यूज़ करें, हो सकता है दूसरी पढ़ाई को यूज़ करें। जैसे स्किल्स है तो स्किल्स भी एक लियाकत का ही एक रूप है। आपने एटिकेट्स ले लिए कहीं से तो वो भी लियाकत का रूप है। और अल्टीमेट है अच्छाई, जहाँ पे आके आपकी परख होनी है और आपको देखा जाना है। आज की विडंबना क्या हो गई है, हमारे पास पढ़ाई बहुत है, लियाकत थोड़ी कम है और अच्छाई उससे भी कम है।
उफ। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं ये थोड़ी भारी स्टेटमेंट लेकिन दे है रहा हूँ सच सर कि एज अ पुलिस ऑफिसर मेरा दायित्व है समाज को ये चेताते रहना, क्योंकि हमारे पास ऐसे सिस्टम, हम बुराई को ज़्यादा देख पाते हैं जी। सो उसका एग्जाम्पल है। आप कहेंगे कैसे भी? आज की डेट में अगर आप गिनती ग्रेजुएट्स की करें तो आज से 50 साल से कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स हैं, बिल्कुल। पोस्ट ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब जॉब्स की बात करेंगे तो अच्छे कामों में नहीं है। डिग्रियां ज़रूर हैं उनके पास, जब आप इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछोगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब वो जो पढ़ाई करिए कहीं वो उनके मन में बसी नहीं है। एंड थर्ड, जब वो समाज में अल्टीमेट सेटल कैसे होना है, ये पढ़ाई करके जॉब लेके आपके 25 से 30 साल की उम्र इसमें निकल जानी है। सेटल जब होना है फिर दूसरे दायित्व आप पे आने हैं, आपके परिवार के, आपके समाज के, आपके जॉब के। उसमें देखिए कितनी बड़ी आज की डेट में चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर परिवार की बात करें तो इंटॉलरेंस बढ़ गई है, रिश्ते बहुत ही वो तार होने की कगार पे आ गए हैं। हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, माँ बाप की नहीं बन रही है, भाई बहन की नहीं बन रही है। इनके मुकदमे कोर्ट में जा रहे हैं। पड़ोसी से झगड़ा तो कोर्ट में जाता पुराना है, अनजान आदमी से लड़ाई झगड़ा पुराना है, लेकिन परिवार के अंदर ही अंदर भाई भाई पे मुकदमा करे, बेटा बाप पे करे, या माँ बाप को सहारा ना दे, उनको ओल्ड एज होम में छोड़ दे और अर्ली डाइवोर्स होना शुरू हो जाए लाइफ में आपका 2-4 साल की शादी के बाद, और कारण उसका ये निकले कि आपने जो शादी की थी झूठ बोल के करी थी। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए अपने पुलिस करियर में जहां लड़के ने अपने आप को डॉक्टर बता के शादी किया और वो झूठा निकला। और मज़े की बात है, एक केस ऐसा था जिसमें उसने डेंटिस्ट बताया अपना आप को, और डेंटिस्ट का उसने अपनी जो डेंटल सेटअप था वो विजिट कराया ससुराल वालों को, पहले शादी से पहले जो देख दिखाई का काम लग रहा जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो नहीं, मुन्ना भाई एमबीबीएस तो एमबीबीएस करने में मुन्ना भाई था, ये तो डेंटल सर्जन बनने में मुन्ना भाई निकला है। मतलब पूरी अच्छी वेल सेटल्ड क्लिनिक दिखाई गई उनको, और अंदर वो उसके कपड़े वपड़े पहन के वो प्रोसीजर करता हुआ दिखाया गया, किसी दोस्त के साथ मिल के किया, और शादी हो गई। शादी के बाद लड़की को पता चला, वो फिर केस दर्ज हुआ तब मेरी नॉलेज में आया। वो फिर लड़की आई भी, साहब मेरे केस में ये कार्रवाई अभी नहीं हो रही है। तो जज मैंने बोला, तो मैंने कहा भी आपके पेरेंट्स ने क्या देखा? देन उसने लंबी स्टोरी बताई भी पेरेंट्स का कोई दोष नहीं था, तो लड़की की शादी करना उन्होंने लालच किया, चल डेंटिस्ट है तो अच्छा है, तो वो सारा ही फ्रॉड निकला। सो अपन आ रहे थे इस बात पे भी पढ़ाई का असर कहाँ होना है, और उसी में छुपा हुआ है। हम बहुत बड़ी आज की डेट में कहते हैं सत्य बोलो, सच बोलो। सच बोलो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छाई की शुरुआत है, पहली सीढ़ी है, और ये सीढ़ी ऊंची है, काफ़ी बहुत ऊंची है। और जो टॉप डंडा है इसका वो सच्चा आचरण है, सच यार जिसे आपने कहा। तो हम पढ़ते हैं गुरु नानक की के वर्ड्स हैं, सच्चो ओरे सबको ऊपर सच आचार। ओरे मीन्स उरे, सच के पीछे रह जाती हैं सारी चीज़ें, लेकिन इसके ऊपर सच्चा आचरण है, सच आचार। इसकी बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल मिलेगी आपको हमारे इतिहास और मिथिहास में। हम महाभारत में शकुनी मामा को जानते हैं। शकुनी मामा का मेजर रोल क्या था? जुआ खेलना, और फिर पांडवों को उसमें हरवाना, और फिर उनको देश निकाला देना, और द्रौपदी भी उसी में हारी गई, सारा कुछ सबको पता है। लेकिन आप ध्यान से देखें, शकुनी मामा ने कहीं भी झूठ नहीं बोला है जी। उसने सच का ऐसा जाल बुना कि उसमें फंसा लिया, सच को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। यस, उसको किसी मरहम के। उसको पता था कि कहाँ वीक पॉइंट है, वहाँ उसने कौन सा पासा फेंकना है, वो मास्टर था पासे फेंकने का। लेकिन कहीं भी उसने वो पासे जो हैं टेम्परिंग नहीं किए। हाँ, ये जरूर है, वो अपनी खेल का खिलाड़ी था, सही वो तो उसका आर्ट है। ठीक है, ऐसे ही आपको एक इतिहास में मिलेगा गंगू ब्राह्मण, जो गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे थे। वो कैसे शहादत में गए। बड़े साहिबजादे तो जंग में शहीद हुए लड़ाई करके मुगलों से, तो छोटे साहिबजादे थे और उनकी दादी मीन्स गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी, ये जा रहे थे, अपने परिवार से बिछड़ गए। उनका पुराना जो कुक था, रसोईया गंगू, वो उनको मिल गया। उनको बुलाओ, मैं ले चलता हूँ अपने घर आपको। तो उनके रात्रि विश्राम कराया
खाना वाना खिलाया, लेकिन उसको पता था सरकार ने इनाम रखा हुआ इन पे। तो मुनादी हो रही थी कि जो इनको सूचना देगा, तो सूचना दे दी मेरे घर में है। तो टेक्निकली तो सच बोला, सच्ची बोला था उसने। लेकिन वो अहित, वो कहते हैं ना कि सर इसके लिए कहा जाता है, एक पौराणिक जो किताबें हैं उनमें ही कहा गया है कि इन्नमल अमालो बिन्नियात, कि अमाल का जो दारोमदार है वो नीयत पर है। तो सच तो आपको कहना है, लेकिन नीयत भी अच्छी रखनी है। जो सचियार की बात आप करें वो भी अच्छा रखना है। सर बातचीत करते करते पता ही नहीं लगा कि घड़ियाल बाबू ने कब इशारा कर दिया। जो वादा हमने आपसे किया था, लगता है जैसे पिछली मुलाकात जो हमें लगता था कि अधूरी रही, मुझे लग रहा है आपकी मुलाकात अभी बहुत सारी कसर बाकी है। लेकिन बहरहाल सर आपसे ही जानना चाहेंगे, वो कहते भी है ना, बड़े शायर का शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा पर लगता जरा कम निकले। सर और क्या बाकी है अब करने को, और रुपिंदर सिंह साहब अपने आप को कैसे देखते हैं अपने आगामी जीवन भविष्य में? देखिए, मैं अगर सच बात बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता जी। मैं इसमें ज़रूर विश्वास रखता हूं कि अच्छे काम करने चाहिए। कई बार उन कामों में दिक्कत आती है, लेकिन अगर अपना मन सही है, अपना सोच सही है, तो फिर वो दिक्कत आती ज़रूर है, रुकती नहीं है, वाह, वो निकल जाती है। वाह 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 वाह। मैंने अस्पतालों में पढ़ा, लिखा हुआ पढ़ा, मेरी वाइफ डॉक्टर है तो मेरा अस्पताल में अक्सर जाना रहता है, तो लिखा रहता है कि दिस टू विल पास, ये भी गुजर जाएगा। हाँ, ये वो मरीजों के लिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन इसको ज़िंदगी में आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है कि अगर बुरा वक्त या मुश्किल वक्त आया है तो निकल जाएगा। वाह, बिल्कुल सही है। बुरा नहीं रुका, मतलब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रुकेगा, जिस तरह से आया मैं इस विचारधारा के साथ चलता हूँ कि कुछ भी करो, अगर आप अच्छे से कर रहे हो और किसी वक्त बीच में कुछ आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो ये रहेगा नहीं, रुक, ये पास हो। क्या बात है। तो वो कहते भी है ना कि मुश्किलें चाहे कितनी भी मुश्किल सही, पर कोशिशें उतनी ही जिंदा दिल सही। सर यही तो है सार जीवन का। और आज आप इस मंच पे आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका देना चाहेंगे, बहुत दिल से शुक्रिया आपको कहना चाहेंगे। और आपने जो एक सलीका बताया जेल में, जो जेल विभाग का जो आपको जो कार्मिक आपने पूरा जो हमें अनुभव बताया, और उसके आधार पे ये भी बताया कि आप कहीं भी रहें, देश से जो प्रेम है, देश से जो मोहब्बत है, उसे आप एक आम नागरिक के तौर पे भी, एक पुलिस विभाग के अफसर के तौर पे भी किसी भी तरह से निभा सकते हैं। तो बस उसे निभाते रहना है। बिल्कुल। और इसी के साथ जिंदगी का फलसफा भी इन्होंने दे दिया है कि बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचते, वक्त के साथ चलना पसंद करते हैं कि अगर कोई वक्त आया है तो निकल जाएगा, लेकिन मेरे को लगता है उस समय पे तत्पर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वक्त फिलहाल यही कहता है कि चलते चलते एक देशभक्ति गीत क्यों ना सुन लिया जाए, और इस मुलाकात को फिलहाल के लिए एक अल्प विराम दिया जाए, और अगली बार फिर आपको दोबारा हम इस मंच पे याद करें, और इसी खुशनुदगी के साथ, इसी मुस्कुराहट के साथ आप इस मंच पे पधारें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब चलते चलते गीत सुनते हैं।